ठीक है, तो टाइप 4 इज फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है, एग्जांपल के लिए अगर सपोज तुमसे बोला जाए ना कि फाइंड द रेंज ऑफ, फर्स्ट इज साइन ऑफ कोस एक्स, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, है ना। ठीक है, ये एक फंक्शन दिख रहा है साइन ऑफ कोस एक्स, साइन के अंदर जो एंगल है उसमें कोस एक्स लिखा गया है, तो बाहर एक फंक्शन है साइन का, उसके अंदर दूसरा फंक्शन कोस एक्स का, इसकी रेंज फाइंड करनी है, ट्राई करो एक बार। हर्ष, तुमने किए हैं क्या ऐसे क्वेश्चन जो तुमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अभी तक? नो सर। ओके, तन्वी करो ट्राई। हाँ सर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। नहीं, डिफरेंशिएशन छोड़ दो अभी के लिए ना, डिफरेंशिएशन से नहीं कर रहे। देखो डिफरेंशिएशन ना एक ऐसी चीज है जिससे तुम किसी भी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, रेंज फाइंड कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। ठीक है, तो वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, उससे अगर तुम करोगे उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम ये जो पर्टिकुलर टाइप्स कर रहे हैं इसमें तुम्हारी डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन है ये तो अगर ये करने का तरीका आ गया तो डिफरेंशिएशन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ भी ना समझ में आए तो डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं। ओके सर। और वो चीज़ तुम फिजिक्स में खास तौर से काफ़ी बार करते होगे ना, +1 में काफ़ी तुम्हें ऐसी चीज़ें आएंगी कि फिजिक्स में जब किसी को मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो डेरिवेटिव करके जीरो करते होते हैं ना। यस सर। बाकी +2 में सीखोगे तुम मैथ्स में ना आगे डेरिवेटिव। करो ट्राई, आ रहा है कुछ समझ में? अगर तो कुछ लग रहा है किसी को तरीका आता है इसका सोल्व करने का तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर इसको एक क्वेश्चन को। बता दो तन्वी, क्या लग रहा है? नहीं सर, नहीं सर, बता दो। ठीक है, सुनना इसको ध्यान से। देखो रेंज का मतलब हमें पता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब x की वैल्यूज पुट करोगे हमें बताना है इस पूरे फंक्शन की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो देखना सबसे पहले जब तुम x की वैल्यू पुट करोगे ना तो वो किसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, कोस के अंदर ना, कोस x। तो हमें ये पता है कि तुम x की जो मर्जी वैल्यू रखो, जो कोस x की वैल्यू आने वाली है ना वो किस में आएगी, -1 और 1 के बीच में ही तो आएगी। हाँ सर। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देख लो, मान लो तुमने x को पुट कर दिया कितना, सपोज 60 डिग्री पुट कर दिया, x = 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कोस के साथ जाएगा, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 1/2। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 1/2 बन जाएगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम वही देखने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर तुम x की सारी वैल्यूज ऐसे पुट कर दोगे तो उसके कोरस्पोंडिंग इसकी कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, तो देखना इसको। तो वही चीज है, x को तुम जो मर्जी रखो, कोस x तुम्हारा आया -1 से लेके 1 के बीच में। अब इसका हमें लगाना है साइन, तो अगर इसके साथ तुम साइन लगा दो ना तो साइन ऑफ कोस x ये कहाँ जाना चाहिए, -1 to 1, साइन के अंदर वाला जो नंबर है ये -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, हाँ सर। तो इसको तुम ऐसे देखो, चलो एक काम करते हैं, इसको ना ग्राफ से देखते हैं। साइन का ग्राफ आता है ना, ये है साइन का ग्राफ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये हमारा 0, दिस इज पाई, ठीक है, दिस इज -पाई, और यहाँ पे दिस इज π/2, दिस इज -π/2। ठीक है,
अच्छा अब सुनना इसको ध्यान से, हमने x की कोई वैल्यू पुट की, cos x की वैल्यू आई -1 से लेके 1 के बीच में, तो अब इसका मतलब साइन के अंदर वाला जो एंगल है ना उसकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। और ग्राफ के ऊपर एंगल कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है कि y एक्सिस पे होता है, ये बताओ। अगर ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है तो इसमें जो एंगल है x वो कहाँ पे है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? y इक्वल टू साइन एक्स का जब तुम ग्राफ बनाते हो तो साइन के अंदर हम जो एंगल्स पुट करते हैं, जो x की वैल्यूज पुट करते हैं, उसको कौन सी एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, x एक्सिस या y एक्सिस पे। x एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये कि अब हमारे अंदर, हमारे साइन के अंदर जो एंगल है ना -1 से 1 के बीच में जो लाई कर रहा है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, x एक्सिस पे होगा। हाँ, क्योंकि वो एंगल है। क्योंकि वो एंगल है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ कि जो एंगल 1 है ये x एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, इसकी लोकेशन बताओ। 0 के आगे आएगा, π/2 के आगे आएगा, कहाँ पे आएगा ये 1? साइन 90 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, साइन के अंदर हम एंगल पुट कर रहे हैं 1, साइन 1। तो ये जो 1 है एंगल, ये x एक्सिस में कहाँ पे दिखेगा तुम्हें? अब जैसे ये वाला एंगल कितना है, 0 लिखा गया है, ये वाला एंगल कितना, π/2, ये पाई, तो ऐसे करके जो 1 की लोकेशन होगी वो कहाँ पे होगी? 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 में होगी। क्यों होगी? π/2 की वैल्यू कितनी होती है? π/2 3.14 डिवाइडेड बाय 2, 1 पॉइंट समथिंग कुछ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 2 करोगे तो 1.57 समथिंग आएगी, है ना? हाँ। तो मतलब 1 कहाँ पे होगा ना, यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज 1। ये बात सही है। हाँ। और सिमिलरली और कौन सा एंगल एंगल से ना -1 कहाँ पे होगा, इसी के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये कि अब ये जो बाहर साइन का फंक्शन था इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ सकते हैं, ये -1 से लेके 1 तक के सारे एंगल आ सकते हैं एक्स एक्सिस पे, अगर तुम देखो तो। सही बात है। हाँ। तो अब इसको देख के बताओ कि अगर तुम सिर्फ इतने ही एंगल लो ना -1 से 1 के बीच में, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें, मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 1 और आराम से आराम से आराम से। साइन का ग्राफ नजर आ रहा है? हम साइन का ग्राफ किस में देखेंगे, सिर्फ इतने एंगल में देखते हैं, -1 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि उतने में देखना है ना हमें। तो मान लो ऐसा। सर 1 से मतलब जहां आपने 1 मार्क किया है, अगर इसको हम लोग ऊपर एक्सटेंड करें एक इमेजिनरी लाइन से, तो जहां वो टच करेगा वेरी गुड वेरी गुड, उधर उसका वैल्यू आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो और -1 से भी सिमिलरली वही मिनिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम। बिल्कुल 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 सही बात है ना। तो हम ग्राफ देख रहे हैं साइन का -1 से 1 के बीच में, तो 1 पे ये जो, अगर तुम ऐसे वर्टिकल लाइन बना दो तो यहाँ पे ये जो टच करेगा ये वाली साइन की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। और सिमिलरली नेगेटिव में -1 पे जो वर्टिकल लाइन आएगी वहां पे जो टच करेगा यहाँ पे मिलेगी तुम्हें मिनिमम वैल्यू। वर्टेक्स पे, वर्टेक्स नहीं बोल सकते इसको यार, वर्टेक्स नहीं है ये, इसको ऐसे देखो, ये सॉरी साइन को बना रहे हैं ऐसे है, ठीक है, ये 0 है, ये π/2। तो वर्टेक्स किसे बोल रहे हो तुम, π/2 वाले को बोल रहे हो ना, ये जहाँ पे 1 होती है इसको बोल रहे हो वर्टेक्स? नहीं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में जो पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं है ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में ऐसे है ना, π/2 की वैल्यू इसकी 1 हो जाती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम 1 पे देख रहे हैं, तो 1 हमारा कहाँ पे था, π/2 से पहले था, यहाँ पे मान लो कहीं पे 1 है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 1 पे साइन की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी होगी कि अगर तुम 1 पे ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ तो वो जो इस ग्राफ को टच करेगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को बोला जाएगा ना साइन की वैल्यू। हाँ। और ये वैल्यू होगी कितनी, y इक्वल टू, अगर साइन x का ग्राफ है तो अगर मैं तुमसे पूछूं x इक्वल टू 1 पे इसकी कितनी वैल्यू है y की, तो क्या नजर आ रहा है? पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू साइन x में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे ना सिंपली। तो क्या बोलोगे साइन तुम? 1।
तो साइन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है दिस इज साइन 1। ठीक बात है। सिमिलरली अगर तुम नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव में क्या सिनारियो था कि ये था तुम्हारा -5/2। इसमें भी हमने देखा था कि -1 होगा कहीं पे यहाँ पे। तो -1 पे जो वैल्यू तुम्हें दिखेगी कितनी दिखेगी? -1 पे साइन ऑफ -sin 1। साइन ऑफ -1 जिसको बोला जा सकता है -sin 1 है। -sin 1। तो ये वैल्यू कितनी है? -sin 1 है। सही है। हाँ सर। ये मेरा लिखने का तरीका गलत है। जनरली हमें जो रिप्रेजेंट करना चाहिए कहाँ पे करना चाहिए? वाई एक्सिस पे करना चाहिए ना। ये हमारा sin 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा -sin 1। तो बस हमें इतने एंगल के बीच में ही देखना था, -1 और 1 के बीच में। तो हमने क्या देखा कि साइन के अंदर जो फंक्शन था cos x वाला, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, साइन ऑफ cos x था। तो हमने कहा कि x की जो भी वैल्यू रखोगे cos x की वैल्यू क्या आएगी? -1 और 1 के बीच में। तो इससे ये पता चला कि बाहर वाला जो साइन का फंक्शन है वो अपने अंदर कितना एंगल देखने को मिल सकता है, कौन कौन से एंगल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमने कहा कि उसके अंदर कौन से एंगल्स होंगे? -1 से लेके 1 के बीच तक के एंगल्स होंगे। तो उसी को हमने ग्राफ पे लोकेट कर लिया। y इक्वल टू साइन x का ग्राफ तो आता ही है। तो ग्राफ पे हमने देखा कि जब -1 और 1 के बीच में एंगल्स हम कंसीडर करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिखेगी तुम्हें? x इक्वल टू 1 पे दिखेगी। और वो वैल्यू होगी कितनी? sin 1 के बराबर होगी। ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे दिख रही है? मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है? -1 पे। और वो वैल्यू है कितनी? -sin 1 है। तो रेंज पूछी गई थी, तो रेंज कितनी आ गई? मिनिमम से लेके मैक्सिमम। सो द रेंज इज -sin 1 टू sin 1। देखो इसको ध्यान से, ये एक बार स्टार्टिंग में जब करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन तब कंफ्यूज होती है। एक बार अगर समझ में आ गया तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। मतलब सर वो बेसिकली साइन -1 से लेके 1 वो एंगल है ना, अब उस एंगल की वैल्यूज मतलब वो x है, अब उस x का y होगा कुछ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। और इसको अगर तुम और ऐसे देखना चाहो तो तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर साइन ऑफ कोस एक्स है ना, तो मैं सॉरी साइन ऑफ कोस एक्स, तो तुम ये बोल लो, अगर कंफ्यूजन नहीं होना, तो कोस एक्स को अगर तुम थीटा मान लो, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि मैं साइन थीटा देखने में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ सही बात है। और थीटा की वैल्यू कहाँ तक है? थीटा क्योंकि कोस एक्स के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बीच में होगी। हाँ सर। ठीक है। तो जैसे भी तुम्हें समझना कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। तो कोस एक्स को हमने थीटा माना और थीटा की वैल्यू हमें पता थी -1 और 1 के बीच में होगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो -1 से 1 है ये डिग्रीज की बात नहीं हो रही। 1 डिग्री -1 डिग्री नहीं है, ये रेडियन है ना। हाँ रेडियन। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी रेडियन में वैल्यू देखी कि पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है? 3.14। तो π/2 1.57 होगा, तो 1 उसके कहाँ पे होगा? लेफ्ट में होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है। तो देख लो इसको एक बार वो रेडियन में, सॉरी एंगल है पर वो रेडियंस में, एंगल है पर वो रेडियन में, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको देखो एक बार अच्छे से दोबारा देख लो, और किसी को भी डाउट है ना इसमें तो बता दो, क्योंकि इसकी जितनी फिर वेरिएशन बन सकती है ना, साइन ऑफ कोस हो गया, कोस ऑफ कोस एक्स हो गया, कोस ऑफ साइन एक्स हो गया, तो वो सारी फिर उसके बाद हो जाएंगी एक बार अगर ये क्लियर हो गया, नहीं तो फिर इसमें डाउट रहेगा हमेशा। सर इसके लिए उनके ग्राफ भी आना जरूरी है। हाँ, ग्राफ जानना जरूरी है। और साइन का तो क्यों नहीं जानोगे, है ना। साइन का ग्राफ तो बिल्कुल बेसिक है, साइन कोस ये तो आने चाहिए ना, इसके बिना कैसे गाड़ी चलेगी। ठीक है। तो और भी मतलब और किसी भी तरीके से अगर मैं समझाऊंगा ना, तो ग्राफ वाला तरीका ही बेस्ट है इसको समझने के लिए, और फिर नहीं वही कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सर सिर्फ अंदर के फंक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। अंदर वाले को नहीं किया हमने, बाहर वाले को किया। अंदर वाला तो कोस एक्स था, कोस एक्स से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। कोस एक्स से हमें सिर्फ ये पता चला कि ये वाला जो पूरी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है। तो हमने बाहर वाले का ग्राफ ड्रॉ किया, साइन वाले का, अंदर वाले का नहीं किया। यस सर। तो बता दो एक बार तीनों, हर्ष, तन्वी एंड आस्तिक, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। हर्ष, नो सर। आस्तिक, हाँ सर।
ठीक है, गुड। अगर नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन करो अपने आप। ये था हमारा साइन ऑफ कोस एक्स ना। सेकंड इज कोस ऑफ कोस एक्स। ये देखते हैं। नहीं तो एक काम करो, चलो वेट करो, इसको ना ये कर लो अभी, पहले साइन ऑफ साइन एक्स कर लो। साइन ऑफ कोस हो गया, साइन ऑफ साइन करते हैं। करो इसको ट्राई, आराम से चलना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। बट एक बार अगर तुमने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल खुद से सॉल्व कर लिया ना शुरू से लेके एंड तक, उसके बाद फिर नहीं कंफ्यूजन आएगी। अंदर वाले पूरे साइन एक्स को चाहो तो थीटा मान लेना, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो ऐसे कर लो। सो सेम आ रहा है आंसर पिछले वाले का। ओके, पिछले वाले का ही आंसर आ रहा है। सो हाँ सर। यस सर, सेम। ओके, आस्तिक हाँ सर सेम। सही, गुड 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 गुड, ठीक है। हाँ तो कोई इसमें फर्क आना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें ये साइन एक्स को चलो मान लेते हैं हम, थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन गया, ये y इक्वल टू साइन थीटा बन गया। और थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी? -1 -1 to 1। -1 to 1 ही होगी, क्योंकि साइन की रेंज भी तो सेम ही होती है, तो थीटा -1 से 1। तो वही सेम सिचुएशन आ गई कि बाहर साइन का फंक्शन पड़ा है और इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, -1 से 1। तो वही सारी सेम एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, तो -sin1 से sin का आंसर आ जाएगा। ठीक बात है ना? सर cos x का ग्राफ भी सेम होगा? नहीं नहीं, सेम नहीं होगा, करते हैं तो कोस मुझे ग्राफ नहीं पता सर। कोस वाले पे भी आते हैं, कोई नहीं। y इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स, ये ट्राई करो। कोस एक्स का ग्राफ मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा ग्राफ रहेगा कोस एक्स का, ठीक है। ये तुम्हारा 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ऐसा चलेगा। करना इसको ट्राई। सर cos 1 to cos 1 आ रहा है। cos 1 to cos 1 का कोई मतलब नहीं हुआ ना, दोनों सेम ही हो गए। फिर इसका मतलब तुम यही बोल रहे हो कि एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है y की cos 1, तो वो तो गलत है। यस सर। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि x को अगर तुम चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। फिर से वही बात है, वो वाली गलती मत किया करो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने एंड पॉइंट्स पे देख लिया। तुमने ये किया होगा ना कि अंदर वाला एंगल -1 से 1 है, तो cos ऑफ -1 वो भी cos 1 आ गया, cos ऑफ 1 भी cos 1 आ गया, इसीलिए तुम बोल रहे हो ना ऐसा। यस सर। हाँ हाँ, तो ऐसे मत करो, ठीक है। ग्राफ पे लोकेट करके देखो, ग्राफ की हेल्प लो। ऐसे तो तुमने ओरली कर दिया, ग्राफ का तो रोल आया ही नहीं बीच में, तो ग्राफ से देखो क्या खेल चल रहा है। सर -1 to 0 and 0 to 1। रिपीट करो, -1 to 0 एंड 0 to 1। यस सर। ये तुम क्या बता रहे हो, रेंज बता रहे हो? यस सर। नहीं, 0 क्यों नहीं आएगा? सर रेंज तो कॉस में होगा ना।
हाँ कोस में भी होगा, जरूरी तो नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोस में वैसे होना चाहिए बट जरूरी भी नहीं है। तो बीच में 0 आ रहा है, मतलब माइनस कॉस 1 से लेकर कॉस 1 तक। वैसे तो माइनस कोस 1 नहीं आएगा ना, ना कोस ऑफ माइनस कॉस आ रहा होगा तुम्हारा, तो वो माइनस कोस 1 नहीं होता ना। करो दोबारा ट्राई करो। जब तक ग्राफ की हेल्प नहीं लोगे ना तब तक कंफ्यूजन रहेगी, ग्राफ के बिना सॉल्व वो करना बड़ा मुश्किल है ये। ग्राफ की हेल्प लो, जैसे पहले किया था एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करने हैं। ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे लोकेट कर लो, -1 कहाँ पे होगा, 1 कहाँ पे होगा, फिर उतने इंटरवल में देखना कि y इक्वल टू कोस एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कहाँ पे मिनिमम मिल रही है। तो थोड़ा ग्राफ को यूज करना सीखना पड़ेगा। सर -π/2 और 0 के बीच में एक वैल्यू है, और 0 से लेके π/2 के बीच में एक वैल्यू है, मतलब -1 और 1। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बात तो सही है। चलो मैं करता हूँ इसको, साथ में बताते जाना तुम लोग। पहले तो इसको ग्राफ को थोड़ा बड़ा से बना लेते हैं। जैसे ये हमारा ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये 0 वाली चीज है, ये π/2 है, ये -π/2, ये हमारा 1 होता है ना cos 0। हाँ तो ये तो तुम्हारा ग्राफ हो गया, हम इतने में इंटरेस्टेड है, -π/2 से π/2 में देखने में ना, ठीक है। अब वही वाली बात देखना इसको कि कोस के अंदर का वैल्यू है sin x, तो sin x को अगर थीटा मान लो तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -1 से 1 में, ठीक है। तो हम यही देखने में इंटरेस्टेड है कि कोस के अंदर वाले एंगल अगर -1 से 1 तक वेरी करवाते जाओगे तुम, तो कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो -1 और 1 यहाँ पे लोकेट करते हैं, यहाँ पे कहीं पे मान लो -1 आ गया तुम्हारा, यहाँ पे कहीं पे आ गया 1। हाँ सर एग्जैक्टली। तो अब सिर्फ इतनी रेंज में देखो, सिर्फ x की इन वैल्यूज के लिए देखो, तुम्हारा y का सॉरी कोस x का जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, और उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है तुम्हें, मैक्सिमम कहाँ पे दिख रही है। दोनों तो ऊपर ही जाएगा ना, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन बना लो, वो तो ऊपर ही जाएंगे, सही बात है। तो -1 पे कोस की वैल्यू ये दिख रही है तुम्हें, 1 पे कोस की वैल्यू ये दिख रही है, और इनके बीच में पूरा पूरे का पूरा ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं ना बीच में, तो बीच में ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये वाला ग्राफ जा रहा है बीच में। तो सिर्फ इतने ग्राफ को देखना है तुम्हें, इसको देख के बताना है कहाँ मिनिमम वैल्यू नजर आ रही है, कहाँ मैक्सिमम नजर आ रही है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो -1 पे एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ कर रहा हूँ। हमने सबसे पहला काम तो देखो वही किया कि कोस के अंदर वाले जो एंगल थे वो -1 से 1 के बीच में हो सकते थे, और एंगल को हम क्योंकि एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने -1 और 1 को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। ये बात सही है? यस सर। ठीक है। फिर हमने देखा कि -1 पे कोस की वैल्यू कितनी होगी, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू पॉइंट ए मान लो, तो पॉइंट ए वाली जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू होगी कोस एक्स की -1 पे। यस सर। सिमिलरली 1 पे कितनी वैल्यू होगी, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे पॉइंट मान लो बी आ गया, तो बी वाली जो वैल्यू होगी वो कोस एक्स की वैल्यू होगी 1 पे। तो बट तुमने क्या किया हर्ष, तुमने सिर्फ -1 पे वैल्यू देख ली, वो तुमने बोल दी होनी चाहिए कोस ऑफ -1 होनी चाहिए, और बी पे वैल्यू देख ली। तो जरूरी नहीं है ना कि एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो, तो तुम्हें बीच का पूरा ग्राफ भी देखना है, क्योंकि एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना एंगल। तो यस सर। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ भी देखना पड़ेगा, इस पूरे के बीच में देखना पड़ेगा। तो ए से लेके बी तक कोस का पूरा ग्राफ स्टडी करो और देख के बताओ कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पे मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही है, वेरी गुड। बीच में ये वाला पॉइंट आ रहा है ना 0 वाला, तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, सही बात है बिल्कुल। और सर मिनिमम वैल्यू ए बी को ज्वाइन करके देखो ये तो दिख ही रहा है ना कि 0 पे मैक्सिमम सेम वैल्यूज आएगी क्या सर? हाँ सेम आएगी, क्योंकि बी पे कितनी वैल्यू आएगी, कोस 1 आएगी ना, बी कोस 1। यस सर। और ए पे कितनी आएगी, कोस ऑफ -1 आएगी। हाँ। और कोस ऑफ -1 कितना होता है, कोस 1 ही होता है। हाँ। तो सेम वैल्यू आएगी, सही बात है, ए और बी पे कोस 1 ही वैल्यू आएगी। बट हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, cos 1। तो कोस 1 ही होगी, है ना, उससे नीचे तो जा ही नहीं रहा ना। हाँ।
देखो 1 Yes, पे 1 पे मैक्सिमम थी, आगे तुम जाओगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो बी तक ही जाएगा, बी पे आके इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, cos 1 हो जाएगी। हाँ सर। तो वो चाहे तुम ए पे देख लो चाहे बी पे, दोनों पे इक्वल वैल्यू आएगी और वही वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। सो मिनिमम इज cos 1 और मैक्सिमम कहाँ पे आई है, एंड पॉइंट पे नहीं आई किसी इंटरवल के, कहाँ पे, बीच में एक पॉइंट पे आई, x इक्वल टू 0 पे। तो इसीलिए ये गलती मत करना कि सिर्फ एंड पॉइंट्स पे देख लिया, ठीक है, तो बीच में भी कहीं पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ओके सर। ठीक है, तो इसकी रेंज पता चल गई हमें। सो द रेंज इज cos 1 to 1, है ना इंटरेस्टिंग? हाँ सर। यस सर। बता दो इसमें भी कोई डाउट है तो। आस्तिक बताओ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अब पूछने का वैसे फायदा है नहीं है, बता दो तुम। y इक्वल टू कौन सा लिया अभी हमने, cos ऑफ sin x, तो cos ऑफ cos x का बता सकते हैं हाँ, cos of cos x। क्या होगा? सर सेम ही होगा, है ना, क्योंकि बाहर तो cos वाला फंक्शन ही है, अंदर cos x है, तो फिर से वही वाली सारी एक्सप्लेनेशन चलेगी कि अंदर cos x की वैल्यू -1 से 1 है, तो अल्टीमेटली देखना क्या पड़ेगा कि cos के अंदर थीटा है और थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो पिछले केस में भी यही सब कुछ हुआ था। सर यहाँ साइन के अंदर जो भी आ रहा है, फिर साइन के अंदर जो भी आ रहा है, कॉस के अंदर जो भी आ रहा है, चेंज कर दो उसको, लेकिन बात तो एक ही है, कॉस का कुछ एक ही वैल्यू होगा, साइन का कुछ एक ही रेंज होगा, मतलब नहीं वो बात तो नहीं, वो बात कहना सही नहीं है, ये बात तो कहना सही नहीं है, बट ऐसा सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि अंदर वाली जो फंक्शन है ना, साइन के अंदर चाहे कोस रखो चाहे साइन रखो, क्योंकि उन दोनों की खुद की रेंज बराबर है आपस में, साइन की रेंज भी -1 से 1 है, कोस की भी -1 से 1 है, तो इसीलिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि साइन के अंदर जो मर्जी फंक्शन रख लो उसकी रेंज सेम ही आएगी, ये कहना गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम्हें फंक्शन दे दिया जाए y इक्वल टू साइन ऑफ tan x, ये बताओ इसकी रेंज कितनी आनी चाहिए, क्या सेम ही आएगी जो साइन ऑफ साइन की आई थी और साइन ऑफ कोस की आई थी? नहीं सर, tan x का -∞ से +∞ हो जाएगा। हाँ, तो बताओ अब पूरे फंक्शन की रेंज क्या आएगी, tan x की रेंज तुम्हें पता है? आराम से सोच के बताना, आसान क्वेश्चन है। फिर से वही काम करो, अगर कंफ्यूजन है tan x को थीटा मान लो और थीटा की देख लो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, फिर ग्राफ से देख लेना उन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ नजर आ रही है, मिनिमम। tan x को थीटा मान के sin ऑफ थीटा का लिखना है। साइन ऑफ थीटा नहीं देखना, tan x को तुम थीटा मानोगे, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर थीटा tan x के बराबर है और tan x की रेंज क्या होती है, -∞ से +∞, तुम यहाँ से क्या बोल पाओगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, -∞ से +∞। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया कि अगर मेरा y साइन ऑफ tan x कितना थीटा, तो अगर y इक्वल टू साइन थीटा है और थीटा की वैल्यू है -∞ से +∞, तो तुम्हें बताना है साइन थीटा की रेंज क्या होगी। रेंज -1 से +1। -1 से +1। और बताओ हर्ष, तुम बताओ। मेरा सॉल्व नहीं हुआ। देख के बताओ, सॉल्व होने करने वाला कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया? हमने tan x को थीटा माना और हमने बोल दिया कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -∞ से +∞, विच इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द tan x। ठीक है, यस सर। तो अब हमारा क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि y इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -∞ टू +। तो बता दो कि अगर मैं थीटा की कोई भी वैल्यू रख दूं -∞ से +∞, तो साइन थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, साइन थीटा की क्या रेंज आ सकती है? -1 to 1। बस -1 to 1, और क्या? सर मैंने समझा। साइन एक्स अगर फंक्शन ले लें, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 to 1। -1 to 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम x को कुछ भी पुट कर देते हैं, -∞ से +∞। तो हम यही बोलते हैं ना कि अगर साइन x में मैं x को कुछ भी पुट करता जाऊं तो साइन x की रेंज क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में ही आएगी।
तो इसमें भी तो सेम ही सिचुएशन बन रही है कि साइन के अंदर वाला जो एंगल है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अगर तुम सारी वैल्यूज पुट करके देख लोगे साइन के अंदर, तो साइन का जो आउटपुट आएगा तो वो कितना आएगा, -1 से 1 के बीच में तो आएगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए साइन के अंदर वाला जो फंक्शन है ना, उस पर डिपेंड करेगा, उसकी रेंज पे डिपेंड करेगा कि साइन की रेंज कितनी आ रही है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब तुम्हें तरीका समझ में आ गया, अब इसमें वेरिएशन तो जितनी मर्जी आ सकती है। ठीक है, तो cos ऑफ 2 sin x ले लिए, चलो इसकी रेंज ट्राई करो। थीटा मान के करते जाना, अंदर जो भी दिखे 2 sin x दिख रहे इसको थीटा मान लो, थीटा की वैल्यूज देख लो कहां से कहां तक आ सकती हैं उस पे, उसके बाद फिर cos थीटा की रेंज फाइंड करो कितनी आएगी। करो ट्राई। सर -1/2 से लेके 1/2। -1/2 से 1/2 स्टेप बताओ मुझे कैसे कैसे किया। 2 sin x को थीटा मान लिया। 2 sin x को थीटा मान लिया, ओके 2 sin x belongs to -1 to 1। ठीक है रुको, 2 sin x को माना हमने थीटा। हाँ अब बताओ। तो sin x belongs to -1 to 1। sin x belongs to -1 to 1, राइट। तो 2 sin x belongs to -1/2 से लेके 1/2। नहीं तो अगर sin x -1 से लेके 1 है तो 2 sin x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 to 2। -2 to 2 ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना आस्तिक। हाँ सर मैंने डिवाइड किया। हाँ तुमने डिवाइड किया, तो तुम यहाँ तक सही बोल रहे हो। sin x -1 से 1 है तो 2 sin x -2 से 2 हो गया। तो तुम्हारा अभी तक अब ये रेंज नहीं आई, ध्यान रखना। अभी सिर्फ थीटा की वैल्यूज बताई है तुमने कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 2 होगी। ठीक है, बट हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कौन सा है, cos ऑफ 2 sin x है ना, ये है y के इक्वल। तो हमें इसकी रेंज जाननी है। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ 2 sin x को थीटा माना है, तो मतलब y हमारा अब किस में कन्वर्ट हो गया, y इक्वल टू cos थीटा में कन्वर्ट हो गया, y इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो इसकी रेंज बतानी है कि अगर थीटा -2 से लेके 2 के बीच में है तो cos थीटा की कौन सी रेंज आएगी, cos थीटा की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये बताने की ट्राई करो, ग्राफ की हेल्प से करना पड़ेगा। सर cos x का ग्राफ ना। सर हाँ जी, मिनिमम वैल्यू आ रही है cos 2 रेडियन से लेके 1 मैक्सिमम वैल्यू। ओके, cos 2 से लेके 1, ठीक है। और बताओ, हर्ष आस्तिक सोल्व हुआ किसी का। हर्ष सर मिनिमम कॉस्ट 2 आ गया सर। मिनिमम cos 2 आ गया, ओके। आस्तिक ट्राई करो, cos का ग्राफ बनाना है। अब हमें cos थीटा देखने जा रहे हैं ना हम, तो cos का हाँ ग्राफ, सर। उसके अंदर थीटा जो होगा -2 से 2, ये x एक्सिस पे प्लॉट करके देखना। हाँ सर किया। मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 1 आ गई, ठीक है। मिनिमम -2। कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट 2 cos 2, ओके।
ठीक है, गुड गुड गुड, सही है तन्वी, तुम्हारा भी सही है। हर्ष, तुमने मैक्सिमम वैल्यू बताई, मिनिमम वैल्यू बताई थी ना cos 2। यस सर। ठीक है, बढ़िया, सही। देख लो इसको एक बार, बट अभी तुम्हें सोल्व करना आ गया। ठीक है, तो हो जाएंगे वैसे सारे क्वेश्चन। ठीक है, cos थीटा का ग्राफ बनाया हमने, मान लो अभी इतना ही बनाते हैं पाई तक की। ये π/2 जा रहा है, ये पाई, दिस इज -π/2, दिस इज -π। ठीक है, हमें थीटा देखना है -2 से लेके 2, तो -2 कहाँ पे होगा? π/2 से बड़ा होगा ना 2, हाँ सर। यस -π और पाई से पाई छोटा एंड होगा। माइनस। हाँ, पाई और π/2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे मान लो 2 है, और यहाँ कैसे पे सर? पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14/2 करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.57 समथिंग आएगी ना, और पाई कितना? 3.14, तो 2 इनके बीच में आ जाएगा ना। तो बस ठीक है, Yes, अब ये वाले एंगल्स के बीच में देखना है हमें, -2 और 2 के बीच में देखना है। तो पहले तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देख लेते हैं, बाद में उनके बीच में भी देख लेंगे सब में। तो -2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? ये cos ऑफ -2 मतलब cos 2। इनकी वैल्यू कितनी आएगी? cos ऑफ 2 आएगी, ये भी cos 2। तो क्योंकि cos की खास बात होती है cos ऑफ -θ इक्वल टू cos थीटा, तो ये बात तो पक्की है कि जो वैल्यू -2 पे मिल रही है वही 2 पे भी मिलेगी, दोनों पे बराबर आएगी ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब यस सर। एंड पॉइंट्स पे तुमने ग्राफ देख लिया, अब इसके बीच में भी देखना है, तो बीच वाला भी एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्राफ। तो ये बीच वाला ग्राफ दिख रहा है तुम्हें। अब इस पूरे ग्राफ को हम स्टडी करेंगे, इसमें देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे नजर आ रही है तुम्हें, मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है। तो मैक्सिमम दिख रहा है यहाँ पे होगी, ग्राफ ज्यादा सही नहीं बना है, मैक्सिमम यहाँ पे होगी 1 होगी, और मिनिमम कहाँ पे? ये वाली cos 2 होगी। सो द रेंज cos 2 to 1। सही बात है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आज तक बता दो, क्लियर है ये? हाँ सर, यस। ठीक है, ओके गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस पे। y इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x, ये कर लो ट्राई। सेम नहीं। cos 4 to 1। फिर मैंने क्वेश्चन क्यों दिया अगर तुमने 1 सेकंड में बताना था आंसर, तो है ना, तो सोच के दिया होगा। सर बीच में तो पाई भी आ रहा है। ओके, जो मर्जी आने, तो क्या दिक्कत है? सर cos for मिनिमम वैल्यू होगी क्या? सर फिर ऐसे मिनिमम वैल्यू तो सेम आ रहा है cos 4 to 1। ओके, स्टेप्स याद रखो, जो एंड पॉइंट्स होंगे एंगल के ना, जैसे इस केस में -4 से 4 आ रहे होंगे ना,
हाँ सर। उन पे वर्टिकल लाइन बना के उन पे वैल्यूज देखी जाती है और उसके बीच में जितना भी ग्राफ ट्रेवल कर रहा है उसकी वैल्यू देखी जाती है। तो पूरे को स्टडी करके देखो कितनी मिनिमम नजर आ रही है, कितनी मैक्सिमम। एंड पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ा करो। सर मैक्सिमम तो 1 आ रही है, मिनिमम कॉस ऑफ कॉस 4। मैक्सिमम 1 आ रही है, मिनिमम cos 4 आ रही है। तुम्हारा ये आंसर हो गया। आस्तिक, हर्ष तुम बताओ। सेम। तुम्हारा भी सेम है। तन्वी तुम बताओ फाइनल आंसर। सर मिनिमम -1 ओके, और मैक्सिमम मैक्सिमम 1। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। -1 से 1 आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखना इसको। ये तुम्हारा यस रहा सर, -1 to 1। बिल्कुल ठीक है। ये पाई है और ये हमारा है -पाई। ठीक है, ओके। अब हमें हमारा कोस के अंदर वाला एंगल कहाँ से कहाँ तक है? -4 से लेके 4 के बीच में है। तो 4 कहाँ पे होगा? पाई से आगे होगा। यहाँ पे मान लो है 4, -4 भी इसी के नेगेटिव साइड पे -4। ठीक बात है इतनी? हाँ सर। यस ठीक है, 4 पे हमने बनाई वर्टिकल लाइन, ये वैल्यू आएगी एंड पॉइंट पे कितनी? cos 4 आएगी। -4 पे हमने वर्टिकल लाइन बनाई, ये एंड पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी? cos ऑफ -4 इज cos 4। तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू हमने देख ली है। अब क्या करो, इसके बीच में जितना भी पूरा ग्राफ है ना, इस सारे ग्राफ को भी देखना पड़ेगा और इस पूरे में देख के बता दो कि मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, कितनी -1 कितनी। हाँ, तो मिनिमम यहाँ पे -1 आ रही होगी ना, -पाई पे, और पाई पे भी -1 आ रही है, और -1 से कम तो हो नहीं सकती। तो -1 इज द मिनिमम वैल्यू और वो x इक्वल टू पाई पे मिल जाएगी। एंड मैक्सिमम इज द वैल्यू 1 occurs at x इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, गुड। तो रेंज कितनी आ गई? -1 से लेके 1 के बीच में आ गई। सही है, बिल्कुल। सर मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक ही लिखने का रेंज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। रेंज का यही मतलब होता है। मिनिमम से मैक्सिमम का मतलब, मिनिमम से मैक्सिमम भी बोलना वैसे गलत है। -1 से 1 लिखने का मतलब ये कि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं, बीच में कुछ छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि 1/2 कभी आएगा ही नहीं। तो ये बोलना गलत है कि मैं सिर्फ मिनिमम वैल्यू देख लूंगा और मैक्सिमम वैल्यू और उनके बीच में इंटरवल लगा दूंगा। ठीक है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि बीच में कोई वैल्यू मिस नहीं हो रही है। -1 थी वैल्यू, फिर ये ऊपर जब जाता जाएगा -1 से 1 तक जाएगा, बीच में सारी वैल्यूज आ ही जाएंगी ना अपने आप। सर हम लोग एंड पॉइंट पे जज नहीं कर सकते ना? एंड पॉइंट पे नहीं जज कर सकते ना, 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 बिल्कुल। ठीक है, यस सर। तो एंड पॉइंट्स तो हमारे रेफरेंस के लिए ठीक है कि एंड पॉइंट्स पे पहले वैल्यू देख लो, उसके बाद में बीच वाला स्टडी कर लो। तो रेफरेंस के लिए एंड पॉइंट मैटर करेंगे। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि किसी ना किसी एंड पॉइंट पे ही उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सर। यस सर सर। यहाँ पे -1 वैल्यू कैसे है इसकी? हाँ, -1 कैसे आई? हाँ देखो, तुम खुद से देखो ना, ग्राफ जो तुम्हारा चल रहा था, ये cos 4 वैल्यू थी एक एंड पॉइंट, दूसरी cos 4 थी। हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा था। ऐसे जब जाता जाएगा तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, या फिर ये बोल लो कि सबसे नीचे जब ग्राफ जाएगा तो लोएस्ट पॉइंट तो ग्राफ का यही वाला है ना, यहीं से तो टर्न करेगा ऊपर को। हाँ सर। तो इस वाले पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 ही तो होगी मिनिमम वैल्यू। cos 4 तो इसके ऊपर आ रहा है, -1 से ऊपर वाले लेवल पे है cos 4, तो cos 4 तो उससे बड़ा हो गया ना -1 से। नहीं, उस पॉइंट पे वैल्यू -1 कैसे है? वो तो फिक्स वैल्यू है पाई पे। cos पाई की वैल्यू अच्छा, कितनी होती है? fix है। -1, वो तो पता होनी चाहिए, है ना? हाँ सर। ठीक है जी, तो ये वाली टाइप भी हमारी कंप्लीट है। ठीक है, अब ये तुम्हें वैसे तो प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, पर अब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि ऐसे जो भी आ गया ना, मान लो sin ऑफ 6 cos x कुछ भी दे दिया जाए तो अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, क्या लगता है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, और वैसे भी इससे ना तुम्हें ये नजर आ रहा होगा कि जब मैं ये वाली चीज बड़ी करता जाऊंगा ना, मान लो मैंने 6 cos x कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये -6 से लेके 6 तक चला जाएगा। ठीक है, और जब तुम साइन के अंदर -6 से 6 ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें क्या नजर आएगा कि 6 तो काफी बड़ा हो गया ना। ये मान लो तुम्हारा 2 पाई है, तो 2 पाई का मतलब -1 कितना? to 1। हाँ, तो 2 पाई का 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे -6। तो
इनके बीच में अगर तुम देखोगे तो -1 से 1 ही आएगी वैल्यू। तो जब तुम अंदर वाला ये नंबर बड़ा करते जाओगे तो -1 से 1 एक पॉइंट के बाद आनी फिक्स हो जाएगी, उसके बाद फिर चेंज नहीं होगी। यस सही बात है ना? ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट वाली टाइप पे चल सकते हैं, ये वाली क्लियर हो गई है? यस सर। ठीक है जी, ओके राइट। तो नेक्स्ट इज टाइप 5, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसके लिए ना एक कंसेप्ट यूज होगा जो देख लेते हैं अगर तुमने पढ़ रखा है या नहीं। AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। हर्ष सुना इसके बारे में? सर ये Yes, sir. अरिथमेटिक मीन हाँ, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हाँ सर। पढ़ रखा होगा ये +1 में, है ना? +1 में तो है ही है। ठीक है, तो इसको बताएगा इसका कोई मतलब रिजल्ट अगर b upon 2 राइट greater than equal to under root ab। बस ठीक है, गुड गुड गुड। a प्लस b अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। a प्लस b अपॉन 2 को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक मीन। स्क्वायर रूट ab को क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक बात है। अब इसमें एक बल्कि दो चीजें इसमें नोट करने वाली होती हैं। पहली चीज तो ये बताओ कि क्या ये हमेशा एप्लीकेबल होगा? ए और बी को मैं चाहे जो मर्जी ले लूं, क्या हमेशा ये फॉर्मूला होल्ड करेगा? नहीं सर। कब करेगा, कब नहीं करेगा? क्या कंडीशन होती है ए और बी पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। तो ये तभी एप्लीकेबल है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव के लिए ये वाला रिजल्ट हमारा काम का नहीं है। तो ये चीज याद रखना कि जब भी ए और बी पॉजिटिव नंबर्स होंगे तभी AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM एप्लीकेबल होगा। ये हो गया पहला नोट। ठीक है, चलो ठीक है, अभी एक ही रखते हैं, दूसरे पे भी आते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसकी तुम एग्जांपल देख सकते हो। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लिए, मान लो एक ले लिए तुमने 4, एक ले लिया 9, तो चेक करके देख सकते हैं कि 4 + 9/2 इसका जो एरिथमेटिक मीन आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, इस केस में कितना आ रहा है? ये 13/2। 13/2 की वैल्यू कितनी? 6.5 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना? 6। तो ये होल्ड कर रहे हैं 6.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यस सर। अब ये चीज बताओ मुझे, इस केस में तो 6.5 क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब AM इज ग्रेटर देन GM आ रहा है। ये दोनों बराबर कब आएंगे? इस केस में क्या हुआ? 6.5 एरिथमेटिक मीन जो आया वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आया जब नंबर हमने लिए 4 और 9। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? एरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हाँ सर। कब होंगे? सर जब ए और बी 1 होगा तब। ओके, और किसी केस में? चलो ये मान लिया तुमने, ए को भी 1 रख दिया, बी को भी 1 रख दिया, तो एरिथमेटिक मीन भी 1 के बराबर आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 1 के बराबर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये केस हो? 0 पे नहीं आया तब तो 0 को बात ही नहीं कर रहे हम, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया ए और बी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ग्रेटर देन। बताओ सोच के, क्या एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो सकते हैं? तो हो तो सकते हैं, वो तो एक एग्जांपल तन्वी ने बता दी, 1 और 1। क्या किसी और केस में बराबर हो सकते हैं? एक मिनट सर। 2 पे सॉरी 2 पे भी आ रही है। 2 पे भी आ रहा है। 2 का मतलब A = 2 B = 2 है ना? ठीक है, 3 पे भी आ रहा, 3 पे भी आ रहा होगा A = 3 B = 2। 6 डिवाइडेड बाय 3। हाँ सही है। तो चेक करके देखो, जब जब तुम दोनों नंबर्स को इक्वल रखोगे ना, A और B इक्वल रखोगे, उस केस में हमेशा AM और GM बराबर आएंगे। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नोट है, ये हमने एग्जांपल से देख ही लिया। तो ये हमारा दूसरा नोट है। पहला तो था कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, दूसरा AM = GM कब होगा? AM = GM व्हेन A = B। जब A और B बराबर होंगे तभी AM और GM बराबर आएंगे, अदरवाइज AM हमेशा बड़ा होगा GM से। बात आ रही है समझ में?
सर तो ए और बी तुमने दो नंबर लिए, अगर दोनों को बराबर लोगे तो ए एम जी एम बराबर आएंगे, अगर दोनों डिफरेंट लोगे तो ए एम हमेशा क्या होगा, जी एम से बड़ा आएगा। सर एक एग्जांपल सर। एग्जांपल ये तुम्हारे सामने है तो सही, दोनों जब तुम डिफरेंट ले रहे हो, एक 4 लिया एक 9 लिया, ए एम क्या आया 6.5, जी एम 6 आया, तो ए एम क्या आगे बड़ा आ गया ना जी एम से। इक्वल टू वाला तुम्हें बताया तो है, दोनों नंबर बराबर ले लो, 6 और 6 ले लो, ए भी 6 है बी भी 6 है, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, ये आएगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, ये आएगा। चेक कर लो कैलकुलेशन करके, ये भी 6 के बराबर है, ये भी 6, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। यस ठीक है, इतनी चीज बता दो, क्लियर है। हाँ सर। के बारे में ये पूरी जो भी चीज जानने लायक है तो वो हमने यहाँ पे देख ली है। होल्ड कब करेगा, जब ए और बी पॉजिटिव होंगे तभी लगा सकते हो ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, अदरवाइज लगाना। क्योंकि ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम के अंदर दो कंडीशन छुपी हुई है, एक ग्रेटर देन वाली और इक्वल टू वाली, तो उन दोनों को भी हमने सेपरेटली देख लिया कि ग्रेटर देन कब होगा, जब ए और बी दोनों डिफरेंट होंगे, और इक्वल टू कब होगा, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर मतलब कोई भी कंडीशन में ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। सॉरी रिपीट करो। ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए ना, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, उसके बिना हम एएमजीएम की बात ही नहीं करेंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ओके। तो अब इसकी एप्लीकेशन से हम ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज फाइंड करने की ट्राई करेंगे। देखना ये हमारे टाइप 5 के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम इसका रिजल्ट का यूज करेंगे रेंज फाइंड करने की। फर्स्ट इज y इक्वल टू 9 cot square x प्लस 16 tan square x। ये एक फंक्शन है, इसकी रेंज बतानी है हमें, ठीक है। हाँ सर। ओके ठीक है, सबसे पहले तो एक काम ये करो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने की ट्राई करो। बता सकते हो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 9/tan square x कर सकते हैं क्या? cot square x करो, जो मर्जी करो, सिंपलीफाई तो कर सकते हो जितना मर्जी, वो कोई दिक्कत नहीं है। देख के बताने की ट्राई करो, बिना सॉल्व किए ना। क्या देख के कुछ बता सकते हो? थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? क्योंकि tan x की रेंज तुम्हें पता है कितनी है, cot x की रेंज भी पता है, इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? इन्फिनिटी आ सकती है, सही बात है ना। हाँ सर। तो क्योंकि tan x कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो tan स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। इस पूरे की रेंज भी क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? इन्फिनिटी आ सकती है। हाँ सर। ठीक बात है। अब मेन जो मुद्दा है ना, मेन जो हमारा इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो देखना, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में करना बाकी। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे कि 9 cot square x एक नंबर हो गया, इसको हमने मान लिया a, ठीक बात है। ये पूरे का पूरा दूसरा नंबर, इसको हमने नाम दे दिया b, ठीक है। अब क्योंकि 9 cot square x लिखा गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, सही बात है ये। तो Yes. a हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b भी कैसा है? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, सही बात है। तो क्योंकि a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं? a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। सही है, यस सर। ठीक है। तो बस लगाओ, a हमारे पास एक नंबर, b एक नंबर, तो इसका am कितना होगा? a प्लस बी बाई 2 होगा। तो a प्लस बी बाई 2 का मतलब 9 cot square x प्लस 16 tan square x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, gm में क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो करो स्क्वायर रूट ऑफ 9 cot square x मल्टीप्लाई 16 tan square x। सही है ये। ओरली नहीं कर सकते क्या मिनिमम वैल्यू के लिए? क्या कर सकते हैं? ओरली नहीं कर सकते इसको मिनिमम वैल्यू के लिए? कैसे करो? tan square x की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है ना, और cot square x की भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 9 into 0 plus 16 into 0। कल क्या बताया था? अरे हाँ, x की वैल्यूज है ना, अगर तुमने tan स्क्वायर x को 0 रख दिया तो क्या सेम ही टाइम पे cot स्क्वायर x भी 0
जीरो होगा? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों? कोट स्क्वायर एक्स तो क्या है, बल्कि उसका ऑपोजिट है। तो जब तुम tan स्क्वायर एक्स को जीरो करोगे तो कोट स्क्वायर एक्स तो 1/0 इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना। हाँ सर, अगर यहाँ 9 cot x + 16 tan x होता सर, तब क्या होता? तब नहीं कर सकते थे, तब नहीं कर सकते थे। तब भी मैक्सिमम नहीं, तब भी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आ ही जाती ना। हाँ सर, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हाँ। आ जाती है, तो मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू फिर इस वाले फंडे से नहीं फाइंड कर पाएंगे, फिर वही हमारा दूसरा डिफरेंशिएशन वाला रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी ये जो हमने टाइप्स बनाई है ना, तो टाइप बनाने का पर्पज ही क्या है कि हर एक टाइप में एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को स्टडी कर रहे हैं ना, कि अगर इस वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया तो हम इस तरीके से कर लें। बट अगर इन पांचों टाइप से बाहर भी कोई क्वेश्चन आ गया, तब भी उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ना। हाँ सर। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो यूनिवर्सल तरीका है, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, सही बात है। ओरल मतलब अगर ओरली आंसर देना उसमें कंफ्यूज हो गई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर इन्फिनिटी आती तो वो हम लोग इन्फिनिटी रख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं हाँ ये इन्फिनिटी है वैल्यू। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर क्योंकि वैल्यू हाँ 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 सही बात है। क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम ये सोचो ना कि अगर तुम मिनिमम जीरो बोल रही हो, तो उससे मैंने बोल दिया कि एक अगर जीरो हो गया तो दूसरा इन्फिनिटी हो गया, तो मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं होल्ड कर पाई, है ना। बट तुम ये सोचो कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने अगर सिर्फ एक को भी इनफाइनाइट कर दिया ना, मान लो मैंने सिर्फ tan को इनफाइनाइट कर दिया, तो उससे कोट एक्स क्या होगा, जीरो बन जाएगा 1/इन्फिनिटी करके। बट अगर एक जीरो हो रहा है एक इन्फिनिटी हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके सम कितना आएगा, सम तो इन्फिनिटी आएगा ना, और इन्फिनिटी तो क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। मिनिमम 24 आ रहा है। वेट करो वेट करो, ये बात सही है ना। तो अगर ओरली देखना है, तो अगर एक इन्फिनिटी आ रहा है तो दूसरा चाहे जीरो भी बन जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही रहेगी। बट मिनिमम करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक को तुमने जीरो कर दिया ना और दूसरा उस टाइम पे जीरो नहीं हो रहा, तो मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और सर 9 cot x + 16 tan x में मिनिमम वैल्यू क्या है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर ज्यादा सोचने से। नहीं, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ वो तुम ओरली फाइंड कर ही नहीं सकती ना, तुम ओरली सोच रही हो उस चीज को, तो वो फाइंड करना पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए। सर अगर tan x की तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होती है ना, और cot x की भी -इन्फिनिटी होती है, तो 9 × -इन्फिनिटी + 16 × -इन्फिनिटी वैसे करके देखे तो ये बात ऐसे तुम्हारी सही, ये बात सही तुम्हारी। एक मिनट, हाँ हाँ सही बोल रही हो तुम, है ना। 9 cot x + 16 tan x। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ सही में ये तो हो तो रहा है, सही में सही में। 9 cot x + 16 tan x, ठीक है सही बात है। तो अगर हमने मान लो x को क्या कर लिया, π/2 से थोड़ा सा बड़ा ले लिया ना, हाँ तो tan x कहाँ चला जाएगा, -इन्फिनिटी पे चला जाएगा, हाँ और कोट की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो -इन्फिनिटी + 0 करोगे -इन्फिनिटी आएगा, और वही क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, सही बात है। और सर इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वही इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर x को π/2 से थोड़ा कम डाल देंगे, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो tan की वैल्यू कहाँ जाएगी, फिर +इन्फिनिटी पे चली जाएगी ना। हाँ सर, मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हम लोग को x का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्या? तो x पे तो डिपेंड कर रही है सारी चीज, और कौन है यहाँ पे। हाँ ठीक बात है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ तुम्हारी बात सही है कि अगर 9 cot x + 16 tan x है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आए वापस इस क्वेश्चन पे। हाँ सर। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, ये बता रहा था कोई, क्या आंसर आ रहा है, 24। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x इसमें से कट जाएंगे, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। क्या मिला तुम्हें, 9 cot स्क्वायर x + 16 tan स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, 4 × 3 = 12, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ गया। सही बात है, बता दो। ठीक है, हाँ जी। Greater than equals to, हाँ सर। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 लिखने का मतलब ये है
इसकी वैल्यू या तो 24 होगी या 24 से बड़ी। इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि मिनिमम वैल्यू इस सारे की कितनी आ जाएगी 24। तो इसकी रेंज कितनी होगी 24 से इंफिनिटी। ये बात सही? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। बट इसमें ना एक छोटी सी चीज ध्यान देना, इसकी वैल्यू हमने ये तो बोल दिया कि मिनिमम कितनी आएगी 24 आएगी, बट 24 कब आएगी ये बता सकते हो? इक्वल टू 24 कब आएगी? जब tan स्क्वायर एक cot स्क्वायर एक 1 होगा। जब tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x दोनों की वैल्यू 1 होगी? नो सर। हाँ तब तो नहीं आ रही है, तब तो 9 + 16 25 आ रही है। बताओ। देखो ये चीज तो बोलना सही है ना कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 24 जब होगी तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन रखेंगे ना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन चाहिए हमें, है ना? यस तो सर। ये इक्वल टू का साइन कब आएगा? जब यहाँ पे क्या पड़ा होगा, am इक्वल टू gm पड़ा होगा, तभी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वो। यस सर। तो इसका मतलब ये कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 24 कब आएगी? जब यहाँ पे am इक्वल टू gm होगा। और am इक्वल टू gm कब होता है? दोनों a और b सेम हो। जब दोनों a और b सेम हो। इस केस में a और b क्या है? a हमारा 9 cot स्क्वायर x है और b कितने 16 tan स्क्वायर x। तो जब ये दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे ना, तब तुम बोल सकते हो कि 9 cot स्क्वायर x + 16 tan स्क्वायर x की वैल्यू मिनिमम आएगी, विच इज इक्वल टू 24। यस सर। ठीक है, और अगर तुम चाहो तो यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। क्या बन रहा है? ये 9/10 स्क्वायर x बनेगा यहाँ से, और ये कितना बनेगा 16 tan स्क्वायर x। तो देख लेना जितना भी हो पाएगा। कितना बन गया? ये tan की पावर 4 बन गया ना। दिस इज इक्वल टू 9/16। तो tan x इक्वल टू, तो जब tan स्क्वायर x की वैल्यू 3/4 होगी ना, तब उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी 24। ठीक है, चल गया। मतलब 9 cot स्क्वायर x + 16 tan स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 24 होती है, जीरो नहीं। मतलब अगर हम जीरो पुट, मैं जैसे बोल रही थी कि इसकी जीरो हो सकती है क्या tan स्क्वायर x की हाँ मिनिमम वैल्यू पे जीरो पुट करके देखे तो प्रूफ भी हो गया वो इससे। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो तो देख के पता चल ही रहा था खैर कि जीरो तो हो नहीं सकती। हाँ बट हाँ यहाँ से पता चल गया कि 24 है। और ठीक है, फिर तो बाकी तो फिर अब तुम हिट एंड ट्रायल जितने मर्जी लगाते रहो, तो तुम देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि 24 से कम कभी भी नहीं आएगी। जो मर्जी पुट करके देख लो तुम ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली हमारे वैसे तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। बट इस चीज को ध्यान में रखना कि मिनिमम वैल्यू यहाँ से जब आएगी वो कब होल्ड करेगी? जब दोनों आपस में बराबर होंगे, a इक्वल टू b होगा, am बराबर gm होगा। यस सर। ठीक है, ओके। और एक चीज और देख लो कि हमें कैसे पता चला इस क्वेश्चन को देख के कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम am gm लगाएं। कैसे जज करोगे? दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव है, पहली बात सही बात है, क्योंकि स्क्वायर में दे रखे पॉजिटिव है, पहली चीज पता चल गई। दूसरी चीज b फॉर्म है सर, a + b बन रहा है, तो एरिथमेटिक मीन में a + b वाली टर्म आती है। तो ये दूसरा हिंट मिल गया कि a + b बन रहा है, तो एरिथमेटिक मीन बनाया जा सकता है। रेसिप्रोकल भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा हिंट क्या? सबसे बड़ा हिंट कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब तुम जीएम करोगे ना, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब तुम दो नंबर देखो, दोनों एडिशन में है, दोनों पॉजिटिव है, और ये भी पता चल रहा है कि जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर उसमें वेरिएबल वाला पार्ट खत्म ही हो जाएगा। तो फिर तो पक्का ये कि उसमें एम जीएम वाला कंसेप्ट ही लगेगा। राइट राइट राइट। हाँ सर। रेसिप्रोकल वाले वो वापस बताइए ना। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये जो दो नंबर्स थे, इसमें ये पता चल रहा था कि एक में कोट स्क्वायर एक्स वाली टर्म है, दूसरे में tan स्क्वायर एक्स की। तो क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमें यहीं से देख के आइडिया लग जाएगा कि जब मैं इसका जीएम फाइंड आउट करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो मेरे जीएम की जो वैल्यू आएगी वो बड़ी सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी। हाँ मतलब एक नंबर आएगी, एक नंबर ही आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा। हाँ, और जीएम मतलब एक नंबर ही तो होता है। और क्या, और क्या, और क्या। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से ना एक चीज और बता दें
में। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि ना, इसको भी नोट करके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये भी काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज है कि अगर x एक पॉजिटिव नंबर है ना, अब तुम्हें बड़ी सिंपल सी चीज लगेगी देखने, बट काफी यूज होती है, तो इसको एज अ रिजल्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस 1/x, इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? greater than equals to 2, minimum value 2. ओके ओके, हर्ष, आस्तिक, x, if x is a positive number then the minimum value of x plus 1/x या फिर the range of x plus 1/x। करो ट्राई। हर्ष बता रहे थे तुम? नो सर। ओके ठीक है, देखो बिल्कुल सही बोल रही हो तन्वी तुम। ठीक है, x अगर पॉजिटिव नंबर है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो सारी चीजें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दो नंबर का सम है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, यस सर, गॉट दोनों के इट। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है, तो बस इसका am क्या आएगा अपॉन 2 करोगे, gm में क्या आएगा x इंटू 1/x, दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या पता चलेगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन। तो इस चीज को भी याद रखना, इसको हम जनरली ऐसे याद रखते हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर, x यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, उसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। ठीक है, सो एनी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन। इसी में एक चीज और भी चाहो तो जान लो कि अगर मैं इसी को दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस 1/x, ऐसे बोल सकते हैं। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यस सर। लेस देन और इक्वल टू -2, ये लिखना सही है? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि x अगर एक पॉजिटिव नंबर था ना, तो -x क्या है, एक नेगेटिव नंबर हो गया। सही बात है। -1/x क्या लिखा गया, इसी का रेसिप्रोकल तो लिखा गया है, दिस इज रेसिप्रोकल। तो यहाँ से एक दूसरा रिजल्ट मिल गया पहले वाली की टाइप का। पहले में क्या बोला था, एनी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ से क्या पता चला, एनी नेगेटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2। सही बात है। यस सर। बिल्कुल, इन दोनों को अगर क्लब करो तो मान लो तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ ले किसी बंदे ने कि y इक्वल टू x प्लस 1/x एक फंक्शन है, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 तो नहीं हो सकता ना x, क्योंकि डिनोमिनेटर में। हाँ, नहीं हो सकता। तो अगर तुमसे बोल दिया जाए कि x प्लस 1/x एक फंक्शन है और x कुछ भी हो सकता है, तो इसकी रेंज बताओ कितनी आएगी, तो क्या बताओगे? -2 to 2। सोच के बताओ, x प्लस 1/x की रेंज कितनी होगी, y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? सो माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, x प्लस 1/x से हम क्या कहेंगे कि दो ही तो पॉसिबिलिटीज है, या तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव हो गया तो कौन सा फंडा लग जाएगा, पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 से लेके इन्फिनिटी होती है, तो 2 से इन्फिनिटी में चला जाएगा। और अगर बाय चांस x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से छोटी होगी, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, तो ये रेंज आएगी उस केस में। बता दो। यस सर। आस्तिक, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है जी, तो इतना कुछ हमें पता चल गया AMGM के बारे में। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और सर लेकिन नेगेटिव नंबर्स का तो हम फाइंड नहीं करते। नहीं किया, हमने कहाँ किया, बिल्कुल भी नहीं किया। हमारे पास तो ये एक रिजल्ट आया था x प्लस 1/x वाला, उसी को हमने बाद में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, बट हम AMGM नहीं ले सकते। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया इस वाली टाइप में, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x प्लस 12 कोसेकेंट स्क्वायर x। इसको देखो ध्यान से, पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों का सम हो रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है तुम्हें।
करो ट्राई। देखने से थोड़ा हिंट तो मिल रहा है कि सम पूछा गया, पॉजिटिव नंबर्स का सम है, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो AMGM लगना चाहिए। बट क्या जब तुम इनका GM फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? नहीं सर, नहीं रेसिप्रोकल नहीं। हाँ, तो अगर रेसिप्रोकल बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो चेक करो क्या इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाएं, जैसे पिछले केस में। आइडेंटिटी लगा सकते हैं। गुड गुड गुड, लगाओ, सही बात है, सही बोल रही हो बिल्कुल। सेकेंड स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगा दो 1 + tan स्क्वायर एक्स के बराबर, और सेकेंड स्क्वायर एक्स के लगा दो 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो पिछले वाले क्वेश्चन की सिचुएशन बन जाएगी, एक tan स्क्वायर एक्स वाली टर्म आ जाएगी, एक cot स्क्वायर एक्स वाली आ जाएगी। करो ट्राई, सही बोल रही हो, ट्राई करो। हर्ष आस्तिक करो ट्राई। सो 3 tan स्क्वायर एक्स + 12 cot स्क्वायर एक्स + 15 आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इसको 1 + cot स्क्वायर एक्स, तो एक 3 आएगा, एक 12 आएगा, तो 15। सो दिस इज 3 tan स्क्वायर एक्स + 12 cot स्क्वायर एक्स + 15। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें अब। तो सर 3 tan स्क्वायर एक्स + 12 cot स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें 15 ऐड कर देंगे। गुड, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, एक को A मान के, एक को B मान के, और जो भी आएगी उसमें लास्ट में 15 ऐड कर दें। हर शास्त्र से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो करो ट्राई इसको। यस सर आ रहा है। ठीक है, गुड। आस्तिक थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं। ओके, जो चीज नहीं आई पूछ लो। सर अब तो ये कैंसिल हो जाएगी ना? हाँ हाँ, अब तो जब तुम GM लगाओगे कैंसिल आउट हो ही जाएगा। करो ट्राई करो। सर इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 12 आ रहा है। ठीक है, सही बात है। तो बस लास्ट में क्या कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे ना उसमें। 12 + 15 5 6 7 27 सर। 27 आ जाएगा, सही बात है। तो इस सारे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, सर सही, मेरा नहीं है। ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। वही, ये वाला पहला स्टेप तो सही है, आइडेंटिटी लगाई है। हाँ सर। यस आस्तिक सर। बोलते जाओ। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद ये काम कर रहे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसको A मान लो, इसको मान लो B। A भी पॉजिटिव नंबर है, B भी पॉजिटिव नंबर है, इस पे AMGM लगाओ, तो इसका AM कितना आएगा, A + B / 2 is greater than or equal to square root of A into B। ठीक है, तो बस उसके बाद तुम क्या नोटिस करोगे कि tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और स्क्वायर रूट के अंदर कितना बन रहा है, 12 × 3 36, 36 का स्क्वायर रूट इज 6, तो कितना आ गया ये, 3 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स + 12 cot स्क्वायर एक्स। 2 साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा। हाँ सर। बस ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमारे एक्सप्रेशन में साथ में +15 भी था, तो दोनों साइड पे +15 कर देंगे, तो 12 + 15 कितना हो गया, 27। तो 27 इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। अगेन ये मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये वाले दोनों नंबर्स बराबर होंगे, A = B होगा। तो वो भी चाहो तो हम फाइंड कर सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, क्लियर है सर यस 3 tan स्क्वायर एक्स = 12 cot स्क्वायर एक्स जब होगा तब मिनिमम वैल्यू, मतलब तब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जो 27 की हम बात कर रहे हैं, तब उसकी वैल्यू 27 आ रही होगी, जब 3 tan स्क्वायर एक्स = 12 cot स्क्वायर एक्स होगा।
सर तब 24 तब 12 होगी कि 27? सिर्फ इतने पार्ट की अगर बात करें तो 12 होगी, बट अगर पूरे एक्सप्रेशन की बात करें तो 27 होगी। ठीक है ना। देखो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 12 कोट स्क्वायर एक्स, इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 12 आ रही है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब जब 3 tan स्क्वायर एक्स और 12 कोट स्क्वायर एक्स दोनों बराबर होंगे तो इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू 12 होगी। हाँ सर वही बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, और उसमें अगर 15 ऐड कर दिया तो एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है जी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज 9 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्लस 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। करो, तीनों फाइंड करो, देख के समझ में आ रहा होगा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, ट्राई करो। मिनिमम वैल्यू 12। मिनिमम वैल्यू इज 12। ओके, हाँ सर 12। ओके हाँ सर 12। ओके ठीक है, गुड। इसमें तो बन ही रहा है, दोनों रेसिप्रोकल बन ही रहे हैं डायरेक्टली, है ना। हाँ सर। तो इसका एम कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम में साइन स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर कट जाएंगे तो 9 × 4 ही बचेगा, तो इसकी वैल्यू 6 है, 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। और मैक्सिमम बता सकते हैं क्या? 9 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 है, मतलब 12 से आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी। 12 से इन्फिनिटी। वैसे भी हमें पता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है? 1 से इन्फिनिटी होती है ना। हाँ। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जब भी इन्फिनिटी होगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को आई जाएगी। सो दिस इज 12 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, करो ट्राई। सेम ही है क्या? बोला तुमने कुछ हर्ष? सेम आएगी। सेम आएगी, अच्छा। सेम है सर। सेम आएगी, अच्छा। हाँ सर सेम। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखो तुम्हारी बात सही है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन रहे हैं, दिख रहे हैं, एम जी एम लगाएंगे तो वही पिछले क्वेश्चन वाली कैलकुलेशन बन जाएगी, तो 12 आनी चाहिए ना। हाँ। ठीक है, उतना पार्ट तुम्हें क्लियर है कि 12 से इन्फिनिटी आ जाएगा, बट इसमें 12 कब आएगी मिनिमम वैल्यू, ये बताओ। जब दोनों इक्वल होगा साइन स्क्वायर जब दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमने पहले तो कैलकुलेशन की एम जी एम वाली, तो हमें क्या नजर आया कि 12 से इन्फिनिटी आएगा, बट फिर अगर हम एक स्टेप रुक कर अगर सोचें तो हम क्या देखेंगे कि ये 12 कब आएगा? तो जब ये दोनों बराबर होंगे। ये भी एक बार वेरीफाई कर लिया करो हमेशा, क्योंकि जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि ये हो पाए, है ना। हाँ सर। तो देख के बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कर लेते हैं एक स्टेप और, अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा। ये कितना 9 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन की पावर 4 बन के आ जाएगा, यहाँ पे 9/4। जब ये सिचुएशन होगी तब दोनों बराबर होंगे और तब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। तो ये बताओ क्या ये बराबर होने पॉसिबल है? साइन की पावर 4 = 9/4 होना पॉसिबल है? नो सर, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइन की पावर 4x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 ही तो हो सकती है। यस। बट 9/4 कितना होता है? 2.5 होता है। इसका मतलब ये तो दोनों कभी इक्वल होने पॉसिबल है ही नहीं। देखो इसको ध्यान से, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होती है, तो साइन की पावर 4 की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो वो कभी भी 9/4 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ सर। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो am बराबर gm कभी नहीं हो पाएगा, और अगर am बराबर gm कभी नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, तो तुम नहीं बोल पाओगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 12 है।
सिर्फ इतना बोल पाओगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 12 है। इतनी बात आ रही है समझ में? पर हमें को इक्वल टू पे चेक करना पड़ेगा फिर हमेशा। इक्वल टू पे हाँ हमेशा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बट ये चेक करना जरूरी है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं तो ना। सर साइन की पावर 4x का रेंज 0 से 1 तक होता है ना? हाँ 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 ठीक है, सही बात है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया करो कि क्या ए और बी दोनों बराबर हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ तक पता चल गया, ठीक है, इतना आइडिया मिल गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 12 से तो बड़ी होगी, 12 से तो बड़ी होगी, बट अभी भी हमें ये तो नहीं पता चला कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सर एकदम नेक्स्ट पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा। कैसे पता, कैसे पता? अगर मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू 100 भी रही हो, 100 से इंफिनिटी भी जा रहा हो, ये पॉसिबल है अगर, तो ग्रेटर देन 12 तो लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन निकाल दो अपने दिमाग से कि अगर ग्रेटर देन 12 आ रहा है तो मतलब 12 तो नहीं होगी, 12 के बाद से स्टार्ट कर लूंगी कि ओपन इंटरवल लगा देंगे 12 पे, ये भी कहना गलत है। तो यहाँ से सिर्फ तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये 12 से बड़ा होगा, बट बड़ा कितना होगा क्या पता 100 से स्टार्ट हो रहा हो, ये भी पता नहीं है ना। यस सर। आ रही है बात समझ में? मतलब 12 के बाद का कोई भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है। हाँ किसी से भी हो सकता है। तो मतलब अब तो अभी तक तो हमारा क्वेश्चन पेंडिंग ही है कि अभी हमें पता करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अभी यहाँ से सिर्फ इतना ही पता चला कि 12 से तो बड़ी होगी जो भी वैल्यू होगी, बट ये नहीं पता कि मिनिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम 13 होगी, 14 होगी, 20 होगी, 100 होगी, कितनी भी हो सकती है, वो हमें देखना है। डबल याद आ गया इसको देखकर, ग्रेटर हाँ देन। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो इसीलिए तुमने बोला था कि 12 के बाद से स्टार्ट कर लेंगे, बट वो चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि इस पे एम जीएम वाला ये वाला फंडा गलत हो गया, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होंगे तो मिनिमम वैल्यू 12 नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो अब देखना अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। देखना इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना ऐसे करते हैं 4 sin स्क्वायर एक्स, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ। 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 था तो इसको भी 4 में ब्रेक कर लिया, और क्या बचेगा 5 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। हाँ सर। अच्छा अब यस सर। पहली दोनों टर्म में से मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और प्लस 5 ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर, ये लिखना सही है। यस। अब सुनना इसको ध्यान से बिल्कुल, अब देखना, अब 4 के अंदर वाली जो पूरी चीज है ना ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। यस सर। प्लस में क्या लिखा गया है, इसका रेसिप्रोकल लिखा गया है। हाँ सर। तो एनी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब ये भी बता दो कि ये तो तुमने बोल दिया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, बट इक्वल टू तो कब होगा, एनी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 2 कब होगा, ए भी इक्वल होगा जब ए और बी इक्वल होगा। ए और बी इक्वल होने का मतलब क्या कि जैसे देखो इसको, अगर हमने ये बोला कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो ये कब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी, यस सर। तभी बराबर होंगे ना। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होगी। हाँ बिल्कुल, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और वो कब होगी जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यस सर। तो दोबारा सुनो, इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम वैल्यू देखनी थी। हमने इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखी तो हमें क्या पता चला, इसकी मिनिमम वैल्यू तो आ गई 2, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी से वन, बिल्कुल। कोसेकेंट स्क्वायर की रेंज कितनी होती है 1 से इंफिनिटी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। यस सर। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन थे, एक ये वाला था पूरे का पूरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 2। ये दूसरा फंक्शन था कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 1। ओवरऑल की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए
2 + 5 × 1 आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? हाँ सर। यस सर। तो कितना बन गया? 4 × 2 = 8, 8 + 5 = 13, तो मिनिमम वैल्यू इज 13। हाँ सर। बनी बात है। यस। अब मतलब समझ में आया, इसकी मिनिमम वैल्यू 13 होगी। तो ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि 12 से बड़ा होगा, यहाँ से एग्जैक्ट पता चल गया कि 13 मिनिमम हो सकती है और बाकी फिर 13 के बाद बनेगी। अच्छा, तो सर आपने स्प्लिटिंग कैसे की? मतलब 4 cosec² x + 5 cosec² x कैसे की का तो अब देखो कोई रीजन है नहीं। अच्छा, मतलब बस रेसिप्रोकल बनाने के लिए, रेसिप्रोकल बनाने के लिए, राइट। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। बताओ, क्लियर हुई ये चीज? यस सर। अब वैसे ना देखो, इसमें ना एक डाउट तुम्हारा और होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मैंने तुम्हें ना बताया था कि अगर 2 टाइप के फंक्शन है, sin x + cos x है ना? सुनना ध्यान से, मिस कर दी तुमने ये चीज, ये तुम्हें पूछना चाहिए था। तो हमने कल ही किया था कि अगर 2 टाइप अलग अलग टाइप के फंक्शन है और तुमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो तुम ये नहीं कर सकते कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, इसकी -1 है तो ओवरऑल की -2 आ गई। ये गलत था, सेम एंगल पे दोनों का अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि सेम एंगल पे दोनों अलग अलग आएंगे। सही बात है ना? तो यहाँ पे भी तो मैंने यही चीज की है। यहाँ पे क्या था, 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे। ये एक फंक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट था, sin² + 1/sin²। दूसरा बिल्कुल डिफरेंट था, और मैंने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंटली मिनिमम 2 कर दी, इसकी इंडिपेंडेंटली मिनिमम वैल्यू 1 कर दी। बट ये दोनों आपस में डिपेंड तो कर ही रहे हैं ना, दोनों x के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि जब मैं पहले वाले की वैल्यू 2 बनाऊं तो दूसरे वाले की वैल्यू 1 बने ही बने? क्या पता कुछ और बन जाए। यस सर। सही है ना? तो ये टेक्निकली तो गलत हो गया ना कि दोनों को हमने इंडिपेंडेंटली मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी, जबकि दोनों ही x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बताओ। यस सर। तो क्या करें? गलती मिल गई इसमें, इसको जस्टिफाई करो कि कैसे ये करना सही है, क्यों ये करना सही है। आंसर क्योंकि यही आएगा, आंसर 13 ही आएगा, और ये तरीका भी बिल्कुल सही है। बस मुझे तुम ये एक्सप्लेन कर दो कि कैसे sin x + cos x वाले में हम वो चीज नहीं कर पाते बट इसमें हमने कर दी। 1/sin² x ही होता है ना? 1/sin² x cosecant² x से होता है, हाँ। तो अच्छा, वो तो साइन है। ये तो पूरा फंक्शन है, ये sin² x + cosecant² x एक फंक्शन है पूरा, इसमें cosecant² x है, तो फंक्शन तो दोनों डिफरेंट ही है ना अल्टीमेटली। सर रेसिप्रोकल में तो हम लोग कर सकते हैं, वो sin x और cos x तो रेसिप्रोकल नहीं था। यार ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, अगर दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों x पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अगर तुम एक को मिनिमम बनाने के लिए x की कुछ वैल्यू रखोगे तो दूसरे की वैल्यू तो अपने आप ही कुछ ना कुछ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मतलब अगर हम लोग 30 डिग्री रखते हैं यहाँ x की जगह, cos x², अच्छा 90 पे तो दोनों सेम आता है सर। 90। ठीक है, सही बोल रहे हो। देखो इसको सुनो, हमने क्या किया ना, हम चेक करना चाहते हैं। देखो क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है ना, ये तो बाद की बात है कि दोनों डिफरेंट फंक्शन है या सेम फंक्शन है। बेसिकली तो हम क्या करना चाह रहे हैं, दोनों को मिनिमम करना चाह रहे हैं ना। यस सर। तो इस वाले सिचुएशन में sin + cos में हमें दिख रहा था कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है कि जब sin मिनिमम हो सेम टाइम पे cos भी मिनिमम हो जाए, क्योंकि हमें पता था कि जब sin 1 होगा cos कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। ठीक बात है ना? यस सर। बट इसमें क्या पता ऐसा पॉसिबल हो कि जब मैं पहले वाले को मिनिमम करूं तो दूसरा वाला भी उस टाइम पे मिनिमम हो रहा हो, तो पॉसिबिलिटी तो है ना इस चीज की। यस सर। तो बस वही चीज हमें चेक करनी है। तो चेक करो, हमने क्या कहा कि इसकी मिनिमम ये 2 के बराबर है, और वो 2 के बराबर कब होगी, जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। ये रिजल्ट आया था। यस सर। तो जब sin² x 1 होगा तब ये मिनिमम होगा। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि cosecant² x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 कब होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये कि जब तुम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली वैल्यू चूज कर रहे हो तो दोनों पे तो इस वाली वैल्यू पे दोनों साइमल्टेनियसली मिनिमम हो रहे हैं अपने आप ही। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स भी तभी मिनिमम हो रहा है और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स भी तभी मिनिमम हो रहा है। तो 90 डिग्री पे ना? 90 डिग्री पे, 90 पे या -90 पे। ठीक है, तो ये बाय चांस ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि एक ही एक्स की वैल्यू पे पहले वाला फंक्शन भी मिनिमम हो गया और दूसरा भी मिनिमम हो गया। हाँ सर, आ रही है ना बात समझ में? बट साइन प्लस कोस में ऐसा नहीं हो पा रहा था, बट इसमें हो गया तो हो गया, तो अच्छी बात है। और क्या चाहिए हमें? पर हम लोग को बहुत देर पुट करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। हाँ। सही बात है ना? हाँ। तो देखो एक क्वेश्चन में से कितना कुछ निकल के आ गया ना। तो ये सारी चीजें बस वही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते टाइम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो हमने पहले स्टेप, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आता तो हम लोग क्या सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते? यार अब ऐसे मत बोलो। देखो फिर वही बात है कि पहली चीज तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, हमारा सिलेबस ही इस तरीके से डिफाइंड है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तुमसे। सही बात है ना? अब हम कोई वैसा तो है नहीं है कि कुछ हम डिस्कवरी कर रहे हैं या कुछ पीएचडी कर रहे हैं तो कि कुछ भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें उसे सॉल्व करना आना चाहिए। वैसी सिचुएशन नहीं है। हमारा सिलेबस डिफाइंड है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब सर बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए तुम ये मान के चलो कि जो भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया उसको सोल्व करने का जो तरीका है वो तुम्हें करवा ही रखा होगा किसी ना किसी। और अगर नहीं करवा रखा तो फिर वही है कि देखो डिफरेंशिएशन वगैरह करो। ठीक है। तो सर मतलब जब दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए देंगे तो उसका रेंज निकालने के लिए मतलब बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हमेशा ही, वो तो कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी दो अलग अलग टाइप के अगर फंक्शन आ रहे हैं, दोनों को तुम ऐड कर रहे हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? तो अब वो वाला काम तो है नहीं है ना जेई में कि मतलब फॉर्मूला बेस्ड चीजें चलेंगी, तो थोड़ा तो फिर सोचने वाला काम तो रहेगा ही। हाँ सर। ठीक बात है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो कितना फर्क आ गया दोनों में। दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे थे। ये हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 का एक ही स्टेप में आ गया, एएमजीएम लगाया, पता चल गया वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, बट उसमें हमने चेक नहीं किया था, इग्नोर कर दिया था। बट चेक करके देखना उस केस में ए और बी दोनों इक्वल आने पॉसिबल थे, तो इसीलिए हमारा ये वाला रिजल्ट सही बैठ गया। यस सर, क्योंकि 1 से कम आया था। 1 से कम आ रही थी साइन की वैल्यू, बट इस केस में हमने चेक किया, वेरीफाई किया तो देखा पॉसिबल नहीं है, तो हमने दूसरे वाला तरीका ऑप्ट किया। उसके लिए हमने ये सारी सेटिंग करी कि उसको 4 बनाया, फिर उसको रेसिप्रोकल बनाया, देखा दोनों फंक्शन एक टाइम पे मिनिमम बन रहे थे। ठीक है, तो ये एक नया तरीका हो गया एक नए टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, बस यही है इसमें तो, यही एक चीज थी जो जानने लायक थी। बाकी तो एएमजीएम पे जो बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं वो तो फिर हो ही जाएंगे ना। एक दो क्वेश्चन और कर लो बिल्कुल सेम ही टाइप के, बस फिर कंप्लीट है। 10 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 secant स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज बता दो। मिनिमम वैल्यू, हाँ मिनिमम बता दो, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आएगी। 10√2। 10√2। ओके, चेक एक बार वेरीफाई भी कर लो कि क्या होनी पॉसिबल है, एम बराबर जीएम होना पॉसिबल है, वो भी चेक कर लो एक बार। देखो मैथ्स में क्या है ना कि अब जब तुम चीजें अगर पहली बार देख रहे हो ना, पिछले वाला क्वेश्चन तुमने पहली बार देखा तो तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। बट अगर तुमने एक बार वैसे ही टाइप के 4 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद फिर वो तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मुझे ऐसे ही प्रोसीड करना है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस ही मेन चीज है, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो क्वेश्चन अभी तुम्हें ऐसे मुश्किल से लग रहे हैं ना कि ऐसा कैसे समझ में आएगा, कैसे दिमाग में आएगा, ऐसे करना है, तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो एक जैसे अगर 4 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगे। यस सर, पॉसिबल है सर। पॉसिबल है तो बस ठीक है, फिर आ गया, फिर तुम्हारा आंसर सही है कि 10√2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो आ रहा है सही, 10√2 ही आ रहा है। 10√2 नहीं आ रहा है मेरा। कर लो, चेक कर लो क्या आ रहा है, बता दो।
AMGM लगाओ, बताओ क्या आ रहा है। तन्वी तुम बताओ क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या? हाँ सर 10√2 ही आ रहा है। आस्तिक चेक करके बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है। मेरा 4√5 आ रहा है सर। 4√5 अंडर रूट इन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया होगा जब GM के लिए, तो अंडर रूट 50 बना होगा। अंडर रूट 50 कितना होता है बताओ आस्तिक। 2√5 नहीं, अंडर रूट 50 5√2 5√2 ना। हाँ, तो जब उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे AM वाले 2 से, तो 10√2 बन जाएगा ना। 10√2 ठीक है, राइट। द लास्ट क्वेश्चन, 5 cos square x प्लस 20 secant square x, इसकी रेंज बता दो। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी क्योंकि secant square x पड़ा है। मिनिमम वैल्यू बता दो। 20 चेक वेरीफाई करो क्या 20 होना पॉसिबल है। AMGM से जो भी रिजल्ट आएगा एक बार वेरीफाई कर लिया करो कि क्या AM और GM बराबर हो सकते हैं, A और B बराबर हो सकते हैं दोनों। तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं पॉसिबल है तो गलत है। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब किसी और तरीके से फाइंड करो, जो हमने ऊपर किया था वैसे ही करो। 6 स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। 20 को ब्रेक कर लो, हाँ 5 और 15 में। At 25 ओके। इसमें हर्ष तुमने बताया ना। यस सर। ओके 25 और बताओ मैच कर रहा है क्या 25? आस्तिक ट्राई करो। नहीं आ रहा सर। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, जो जो स्टेप्स किए थे उसको देखो और एग्जैक्टली सेम स्टेप्स होंगे यहाँ पे। सर cos square x को sin, नहीं, एक मिनट, तो मैं cosec ले रही थी उसको। नहीं आस्तिक हो रहा सॉल्व। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ गया कि इस पे जब AMGM लगाएंगे तो वहां से जो वैल्यू तो आनी मिनिमम वैल्यू होनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते आपस में। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते होते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था
कि यहाँ पे 5 cos square x है, तो यहाँ पे भी 20 को ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में, देखना इसको। 5 cos square x, एक तो 5 ही बना लो, और बाकी जो बचेगा कितना, 15 secant square x बचेगा ना। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ कि इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos square x बचेगा, प्लस में उसका रेसिप्रोकल बचेगा, ठीक है, और प्लस में ये तो साथ में है, ये 15 secant square x। सही, बताओ आस्तिक, क्लियर है? आगे सर। आगे सोचो। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, cos square x प्लस 1 अपॉन cos square x। मिनिमम 1 ही होगी ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 क्यों होगी 1? cos square x की। cos square x प्लस 1 अपॉन cos square x, पूरा फंक्शन पूरा। ऊपर क्या किया था, याद रखा करो पुरानी चीजें, अगर भूलोगे तो फिर तो नहीं बात बनेगी। 2 क्यों होगी 2? दोनों को 1 रख देंगे। क्यों रखोगे 1? मिनिमम 1 होती है ना। cos square x की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, बट cos square x प्लस 1 अपॉन cos square x की वैल्यू मिनिमम होने के लिए cos square x को 1 होना क्यों जरूरी है? इस पे हमने वो वाला रूल लगाया है जो तुम्हें नोट में लिखवाया था कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर x है और उसमें उसी का रेसिप्रोकल ऐड किया गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर था cos square x पॉजिटिव नंबर था और उसी का रेसिप्रोकल था, तो इसीलिए हमने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कितना बन गया तन्वीर? सर हो गया पूरा। हाँ, कितना आ गया फाइनल सर आंसर? 25 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है आस्तिक, क्लियर है? ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितना हो गई? सर 0 डिग्री पे 1 हो रहा है ना ये। हाँ, cos 0 डिग्री 1 cos sec 0 is 0 1, डिग्री 1। बिल्कुल। तो ये भी सेकंड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और ये दोनों एक ही टाइम पे मिनिमम हो जाएंगे जब cos square x इक्वल टू 1 होगा। हाँ सर। तो अब इसमें ना देखो, अब 2 क्वेश्चन कर लिए, अब इतने से तुम्हें ये समझ में आ गया कि बार बार तुम्हें सोचने की जरूरत है नहीं है कि ये दोनों एक टाइम पे मिनिमम होंगे कि नहीं, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा दोनों हमेशा सेम टाइम पे मिनिमम बन ही रहेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो बस हो गया, 5 × 2 10, 10 + 15 is 25। सर हमेशा चेक कर लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। हाँ हाँ, चेक कर लेना हमेशा, बिल्कुल। सर मुझे इतना समझ नहीं आया सर। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताओ? ए वाला टाइप के क्वेश्चंस बताओ ना, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? ये जो Step एक बार फिर से बता दोगे क्या? बता तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 cos square x प्लस 20 secant square x था। 20 को हमने ब्रेक किया, एक 5 secant square x बना लिया, एक 15 secant square x बना लिया। 5 क्यों बनाया? क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 5 था, तो जो यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हाँ सर। और बाकी जो बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद पहली इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया 5, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में। हाँ सर। ब्रैकेट में क्या बचा, cos square x बचा प्लस 1 अपॉन cos square x बचा, हाँ प्लस में 15 secant square x चल रहा है। तो हमें इस पूरे की मिनिमम वैल्यू देखनी थी। हमने क्या किया, हमने इसको दो फंक्शंस मान लिया कि एक ये वाला फंक्शन है, ये पूरा cos square x प्लस 1 अपॉन cos square x। हाँ सर। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर है जैसे cos square x है, और इस वाले नंबर में तुम इसी का रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हो, 1 अपॉन cos square x ऐड कर रहे हो, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है हमेशा। हाँ सर। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो इतने पार्ट का काम खत्म हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। और कौन सा फंक्शन है हमारे पास, secant square x है। secant square x की रेंज हमें पता है 1 से लेकर इन्फिनिटी होती है, तो इसका मतलब secant square x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1।
तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी पता चल गई। तो बस ठीक है, तो 5 था यहाँ पे, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है मिनिमम वैल्यू के लिए। तो कितना हो गया ये मिनिमम वैल्यू जब फाइंड करेंगे, 10 + 15 5 × 2 25 + 15 × 1, तो कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन सर अगर ऐसा होता है कि मतलब हम लोग को पता नहीं चलता मिनिमम वैल्यू, मतलब ये x हम लोग क्या बोलूं मैं, मतलब अगर x जैसे कि sin x + cos x के साथ हुआ था ना, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो सर फिर क्या करेंगे हम लोग, मतलब नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा मेथड खोजा जाएगा ना। अगर हमसे मान लो 2 टाइप के फंक्शन आ गए, अगर हमने देखा कि जब मैं एक को मिनिमम कर रहा हूँ तो दूसरा उस केस में मिनिमम नहीं हो रहा, तो मतलब तो उसको मतलब उस वाले वे से नहीं किया जाएगा, कोई दूसरा मेथड खोजा जाएगा उसके लिए। जैसे sin x + cos x के लिए हमने खोज लिया कि वो a sin थीटा + b cos थीटा के फॉर्म का है, तो -√2 आएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना हमारे डिफाइंड सिलेबस में, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि उनको करने का जो तरीका है वो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बस वो चीज है कि तुम उसको रिकॉल कर पा रही हो या नहीं कर पा रही, उस टाइप के क्वेश्चन तुमने जो किए। ओके सर, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ना ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ से ना एक थोड़ा सा इसको बोलते हैं ना याद रखने वाली चीज, अगर तुम याद करना चाहो, समझ में तो आ गया हमें, अगर तुम याद रखना चाहो तो तुम क्या नोटिस करोगे ना, पहले हमने दो क्वेश्चन किए, कौन से, 9 sin square x + 4 cosecant square x, इसमें AMGM लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमने इसी का दूसरे वाला जब किया ना, 4 sin square x + 9 cosecant square x, इसमें हम नहीं लगा पाए, AMGM बराबर नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो इसको हमने वो लंबे वाले तरीके से किया, तो इसका रिजल्ट आया 13 से इन्फिनिटी, या फिर ये बोल लो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 13 आई। ठीक है, उसके बाद हमने किया 5 वो ये वाला, ये मान लो कि 20 cos square x + 5, इस पे AMGM लगा दिया। ठीक है, और दूसरा जब हमने किया ना 5 cos square x + 20 secant square x, इस पे हमारी वैल्यू आई थी 25। ठीक है, तो रेसिप्रोकल वाले कौन कौन से फंक्शन है, यही तो है ना, या तो साइन कोसिकेंट है या कोसिकेंट है, या फिर क्या हो सकता है, a tan square x, इस टाइप का हो सकता है। सही है ना, सारी बात समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन सी वैरायटी बन सकती है, या तो साइन कोसिकेंट के बारे में पूछा जाएगा, या कोसिकेंट के बारे में पूछा जाएगा, या tan कोट के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर तो tan कोट के बारे में पूछा जाएगा तो इसका रिजल्ट तो हमेशा AMGM से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस केस में तो a और b दोनों बराबर होना हमेशा पॉसिबल होगा ही होगा, क्योंकि tan की रेंज भी tan की रेंज भी 0 से इन्फिनिटी होती है, कोट की भी 0 से इन्फिनिटी होती है। हाँ सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमेशा AMGM से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कोस वाले में, साइन कोसिकेंट वाले में प्रॉब्लम आ सकती है कि दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें कब आएगी ना, साइन स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर वाले में कब इक्वल नहीं हो पाएंगे, देख सकते हो तुम, जब साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कम होगा और कोसिकेंट स्क्वायर का ज्यादा होगा। यस। सिमिलरली कोस स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर वाले में कब नहीं हो पाएंगे, जब कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट कम होगा, सेकेंड स्क्वायर का ज्यादा होगा। यस। ठीक है, उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे तरीके से, और उसको सॉल्व करके जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा ना, जो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो हमेशा इन दोनों के सम के बराबर आएगी। और प्लस 9 लंबा वाला फिट करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐड कर दो। बिल्कुल, तो अगर ये चीज हमने एज अ रिजल्ट याद रख ली कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दोनों के कोफिशिएंट के सम के बराबर आएगी, तो बस ओरल हो गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। यस सर, ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक बात है ना। हाँ सर, तो बस ये चीज है। अब वही चीज है यार, मेन चीज वही आती है कि तुमने कितना यहाँ पे समझा, कितना तुमने याद रखा, उसके बाद अब मान लो अभी तुमने पता चल गया कि ये वाला तरीका होता है,
अब उसके बाद तुमने 6 महीने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं ना, तुमने कुछ रिवाइज किया, तो फिर 6 महीने के बाद वो चीज़ नहीं याद रहेगी ना, और याद भी रहेगी तो कुछ चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, किसी और में लगा दोगे तुम, किसी और क्वेश्चन में लगा दोगे। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि रिवाइज वगैरह करते रहना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करते रहोगे तो ही चीज़ें याद रहेंगी। हाँ सर। सही बात है, क्लियर है। तो शॉर्टकट भी पता चल गया तुम्हें, दोनों को ऐड कर दो, नहीं तो दूसरे वाला तरीका भी समझ में आई गया होगा होपफुली। ठीक है जी, सही है। ओके, तो बस इसी के साथ में हमारी ये 5 टाइप्स हो गई हैं। तो तुम देखोगे मेनली जो +1 के चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ सर। तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इन 5 के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मोस्टली वही वाले होंगे जो स्क्वायर कंप्लीशन वाले होंगे, या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, मोस्टली वैसे क्वेश्चन ही देखने को। हाँ सर। ठीक है, और जो +2 वाला चैप्टर फंक्शंस है उसमें तो फिर वो चीज़ है कि उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ लॉग भी लगा सकते हैं कि log ऑफ sin स्क्वायर x + 3 फिर आ जाएगी। बट ये वाला टॉपिक जो मैंने लिया था, ये मैंने +1 को कंसीडर करके लिया था कि +1 जो तुम ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वो हमने सारे कवर कर लिए। ठीक बात है। यस सर। ठीक है जी, और बताओ कुछ बोलना चाहो तो। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।